नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 35 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 35 का जो पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की, तो इनका नाम था सी राजगोपालचारी। तो सी राजगोपालचारी जो है वो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात की जाए सी राजगोपालचारी की, अब क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि भारत में राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है। तो अगर बात की जाए राजा जी की, तो राजा जी के नाम से जो है वो चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी को जाना जाता है। इनके द्वारा जो है वो तमिलनाडु में एक सत्याग्रह चलाया जाता है जिसका नाम होता है नमक सत्याग्रह। तो तमिलनाडु में जो नमक का सत्याग्रह को जो लीड किया था वो भी सी राजगोपालचारी के द्वारा किया गया था। और 1954 में, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1954 में क्या होता है, 1954 में चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी, भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, इनको मिला था। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे सी राजगोपालचारी। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 1952 से 1954 के बीच जो चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी है वो 2 साल तक लगातार मद्रास के सीएम थे। याद रखना, 2 साल तक जो है वो मद्रास के सीएम कब से कब तक जो है राजा जी रहे थे। तो 1952 से 1954 जो है वो सी राजगोपालचारी जो है मद्रास की सीएम भी रहे थे। अगर आप भी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो या जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे बैचेज उसके लिए शुरू हो चुके हैं। ये हमारा नंबर है 7876145409। हमारी जो फीस रहती है, चाहे कोई सा भी बैच है, मात्र 499 रुपीज़ रहती है, जिसपे आपके पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ में आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इन बैच से जुड़ जाए, जहाँ पर आपके लिए डिटेल स्टडी, जैसे आपके जेबीटी कमीशन में आपके 12 सब्जेक्ट रहते हैं, टीजीटी में आपके 11 सब्जेक्ट रहते हैं। तो ये जो सारे सब्जेक्ट जो है वो आपसे यहाँ पर कवर कराए जा रहे हैं। और आपके टेट एग्जाम्स में तो हमारी सिलेक्शन जो है वो देखते ही बनती है। 289 सिलेक्शन हमारी जो है नवंबर में अभी आई थी। तो अगर आप भी हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारे बैचेस से जुड़िए। और कंटिन्यूटी और मेहनत आपकी अपने पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन में और भी बहुत सारे नाम दिए थे और ऑप्शन को कराना हमारा कार्य है। जिस प्रकार यहाँ पर दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर होगा। नहीं भाई, अगर लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के अंतिम वॉइसरॉय, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो स्वतंत्र भारत की जो अंतिम वॉइसरॉय भारत के जो थे, इनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। और अगर इनकी बात की जाए तो ये स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो याद रखना ये बात भी, स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, भाई ब्रिटिश आएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन आएगा, इस बात को भी आपने याद रखना है। और 1947 में जो है इनके द्वारा जो है वो 3 जून, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 जून 1947 को इनके द्वारा जो है माउंटबेटन योजना की जो है वो घोषणा की गई। और इस माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन ने क्या किया था, 3 जून 1947 को इसने क्या किया था, भारत की विभाजन की घोषणा की थी। तो भारत की विभाजन की जो घोषणा है वो कब की गई थी, तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत की विभाजन की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। और 1947 में ही इनको भारत का वॉइसरॉय भी नियुक्त किया गया था, इस बात को भी आपने याद रखना है। ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन साहब दिया है। अगर लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन ने जो भारत का, इनका जो कार्यकाल था वो 1899 से 1905, पहले तो आपको कार्यकाल पता होना चाहिए। तो 1899 से 1905 इनका भारत के वॉइसरॉय के रूप में कार्यकाल था। इनका जो पूरा नाम था वो जॉर्ज नॉर्थ नियल कर्जन था, इस बात को आप याद रखें। और इनको ब्रिटिश भारत का औरंगजेब, जी हाँ, तो ये बात आपने याद रखनी कि ब्रिटिश भारत का औरंगजेब किसे कहा जाता था। एक तो मुगल वाले औरंगजेब थे, लेकिन जो ब्रिटिश भारत के औरंगजेब के नाम से जाने जाते थे वो जो है वो लॉर्ड कर्जन साहब को जाना जाता था। और 1905 में जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके समय में हुआ था, ये भी लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। कालका शिमला रेलवे लाइन आपने सुनी होगी, जिसका उद्घाटन 1903 में किया गया था, किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने ही किया था, इनके समय हुआ था तो इन्होंने ही किया होगा। हिमाचल की सबसे पुरानी रेलवे लाइन है कालका शिमला रेलवे लाइन, और इसका उद्घाटन भी कर्जन साहब ने ही किया था, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसी प्रकार ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद भी दिया है, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर दिया है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, पहले तो आपको ये बात याद रखनी है। और ये भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे, ये काल भी पूछा जाता है। तो 1952 से 1962, तो 1952 से 62 के बीच में ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, इस बात को आपने याद रखना है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था और संविधान सभा का इनको स्थायी अध्यक्ष, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के जो परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन बने थे, स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोनों बातें आपको याद रखनी है, पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को। पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को होती है, इसमें जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगर मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करता हूँ तो ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति है जो दो बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, इस बात को आपने याद रखना है। और इनके द्वारा एक नारा भी दिया गया था, अधिक भोजन उगाओ का नारा। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था कि अधिक भोजन उगाओ, तो अधिक भोजन उगाओ का जो नारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूएन वाला टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र वाला टॉपिक। बहुत ही डिटेल से मैं आपसे बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ को भाई ध्यान से सुनना है। अगर मैं सिक्योरिटी काउंसिल की बात करता हूँ तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल देश है 15, जिसमें से 2 प्रकार के देश है, एक 10 देश तो है नॉन परमानेंट जिनको बोलते हैं अस्थायी, और 5 देश है कैसे स्थायी जिनको बोलते हैं परमानेंट। तो नॉन परमानेंट और परमानेंट दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो अस्थायी देशों की संख्या सुरक्षा परिषद में कितनी है, 10 है, और जो स्थायी देश है वो कितने हैं, 5 है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, देखो 10 देश ये अस्थायी जो है ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद इनको फिर से चेंज कर दिया जाता है हर साल। लेकिन जो स्थायी देश है परमानेंट है वो तो हमेशा परमानेंट ही रहेंगे। और इनके लिए ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ABCFR से, मतलब कि ABC फिर से कुछ नहीं है। A से अमेरिका है, B से ब्रिटेन है, C से चाइना है, F से फ्रांस है और R से रशिया है। एक बार फिर से सुनना है, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस और R से रशिया। कितने देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है, तो याद रखना है 5 देश ऐसे हैं सर जिनके पास कौन सी पावर है, वीटो पावर है, मतलब कि स्थायी देश है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है। जो यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, इसको दुनिया का पुलिसमैन, तो पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, तो पुलिसमैन कहा जाता है, दुनिया का जो पुलिसमैन इसको कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और जो अस्थायी देश है, अस्थायी देश जो है वो सर्वाधिक बार 11 बार जापान बना है। कितने बार बना है, तो 11 बार जापान देश को अस्थायी देश के रूप में बनाया गया है। इस बात को आपने याद रखना। भारत भी लगभग 8 बार यूएनओ का अस्थायी देश बन चुका है, इस बात को भी याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1953 में यूएनओ की जो महासभा होती है वहाँ पर जो 8वीं अध्यक्ष बनी थी वो भारत की कौन बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, जवाहरलाल नेहरू की बहन और इंदिरा गांधी की बुआ विजय लक्ष्मी पंडित की अगर बात करते हैं, थोड़ा यहाँ पे हमारे पास पेन नहीं है लिखने के लिए तो हम उंगली से ही काम चला रहे हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, तो लिखना थोड़ा सा यहाँ पे टफ रहेगा। तो विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की 8वीं अध्यक्ष है। तो यूएनओ की 8वीं अध्यक्ष भारत की कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित है, प्रथम महिला है विजय लक्ष्मी पंडित। और यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद होती है यहाँ पर टोटल 15 देश होते हैं। अगर कोई भी निर्णय लेना है, मान लो किसी भी देश को कोई भी सकारात्मक निर्णय लेना है, तो 15 में से 9 लोगों की हाँ होनी चाहिए, जिसमें 5 स्थायी देशों की हाँ होनी जरूरी है। मान लो कोई भी निर्णय लेना है तो 9 की यस होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि 10 के देश अस्थायी देश यस कर ले और चीज़ हो जाएगी, नहीं भाई। इन 5 देशों की, मान लो भारत को क्या लेनी है, वीटो पावर लेनी है, तो भारत को सबसे पहले स्थायी बनना है, तो सबसे इन 5 देशों की जो है हाँ होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी जानते हैं कि किस देश यहाँ पे, कौन सा देश 5 में से ऐसा है जो भारत के लिए हाँ नहीं करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आपको। अगर संयुक्त राष्ट्र की बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र में जो है कुल देश कितने हैं, 193 है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा कि लास्ट टाइम 193वां देश कौन सा बना था, तो 193वां देश बना था दक्षिणी सूडान। कौन है भाई, साउथ सूडान। अगर मैं बात करूँ दक्षिणी सूडान, ये 2011 में यूएनओ का 1/3 193वां 193 नंबर का जो है वो कंट्री बनी थी। इस बात को आप याद रखें। और अगर मैं बात करता हूँ, देखो यूएनओ की बात करते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त
राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और इसीलिए 24 अक्टूबर को ही अब संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन की जो हर बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बात आपके लिए परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने सीरियस होकर जो है पढ़ाई कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है आप पे। देखो मैं आपके लिए हर दिन वीडियो ला रहा हूँ, बहुत बहुत सारी परेशानियाँ होती, बहुत सारी चीज़ें हमको भी करनी होती, अपने बैचेज होते हैं, लेकिन उन चीज़ों से लड़कर आपके बीच वीडियो लाना एक बहुत टाइम लगता है। एक वीडियो को लाने में बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत समय लग जाता है। और वर्तमान में जो अगर यूएनओ की मैं बात करता हूँ, संयुक्त राष्ट्र परिषद की, तो इसके 5 अंग जो है वो कार्य कर रहे हैं। एक अंग ऐसा है जो इसने कार्य करना बंद कर दिया है, वो है परन्यास परिषद। और अगर मैं यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, जहाँ पर 2 देशों के मसलों को सुलझाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना। अब क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड, या तो हैग होगा या नीदरलैंड होगा। तो नीदरलैंड देश में हैग जो है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। क्वेश्चन ये भी आता है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है वहाँ जजों की संख्या कितनी है, तो जजों की जो संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रहती है वो 15 रहती है। और उन 15 जजों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। तो इन जजों का जो कार्यकाल है वो 9 साल के लिए होता है। और याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत से जो प्रथम न्यायाधीश वहाँ पर बने थे वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, वो बने थे वेनेगल रामाराव। कौन बने थे? वेनेगल रामाराव। ये तो बने थे खाली क्या वहाँ पर न्यायाधीश। तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वेनेगल रामाराव। अगर पूछेगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। जी हाँ, बिल्कुल आपको याद रखने हैं ऐसे क्वेश्चन। डॉक्टर नगेंद्र सिंह प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जो कि यूएनओ का ही एक भाग है, संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है। और वर्तमान में जो वहाँ पर न्यायाधीश है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है दलबीर भंडारी। जी हाँ, ये भी आपको याद रखना, दलबीर भंडारी जो है वो वर्तमान में क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। माफ़ी चाहूँगा, सॉरी, न्यायाधीश है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर किस राज्य में स्थित है। अगर बात की जाए तिरुपति बालाजी मंदिर की, तो ये मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो भैया आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, पहले तो आपको बेसिक क्वेश्चन पता होने चाहिए। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती में है। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू याद रखने हैं, कभी कभार मुख्यमंत्री जैसे बेसिक क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुख्यमंत्री है और अमरावती जो है यहाँ की राजधानी है आंध्र प्रदेश की। इस बात को आप याद रखेंगे। अब आंध्र प्रदेश में बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि भगवान वेंकटेश्वर मंदिर। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, या इसको श्री कृष्ण देवराय मंदिर के द्वारा इसको बनाया गया था, श्री कृष्ण देवराय के द्वारा। आंध्र प्रदेश में है ये, याद रखना, वेंकटेश्वर मंदिर। उसी प्रकार एक और है वहाँ पे लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर कहाँ पर है, ये सा क्वेश्चन परीक्षा में एक बार आया था। तो लेपाक्षी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा एक है कनिपकम मंदिर, ये फेमस प्रसिद्ध मंदिर मैं करा रहा हूँ आपको। कनिपकम मंदिर ये भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। मंगलगिरी, जी हाँ बिल्कुल, मंगलगिरी भी पूछा जाता है। मंगलगिरी मंदिर ये भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और यही यहाँ पर हम यहाँ के जो मंदिर है वो याद रखेंगे। एक चालुक्य वंश के द्वारा यहाँ पे मंदिर बनाया गया था जिसका नाम था अहोबिलम मंदिर। तो अहोबिलम हो गया आपका, भगवान वेंकटेश्वर हो गया, लेपाक्षी हो गया, कनिपकम मंदिर हो गया, मंगलगिरी हो गया। तो ये सारे के सारे कहाँ पर देखे हमने, आंध्र प्रदेश में देखे। इस बात को आपने याद रखना है। अब ऑप्शन में केरल दिया है, क्या केरल के मंदिर जानते हो? जी हाँ बिल्कुल, केरल में है सबरीमाला मंदिर। और ये पूछा गया है सबरीमाला कि सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में है। सबरीमाला मंदिर राजा राज खेसरा के द्वारा बनाया गया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, केरला में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पद्मनाथ स्वामी मंदिर, तो पद्मनाथ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है भाई, केरला में है। आपका वडकुनाथन मंदिर, तो वडकुनाथन भी कहाँ पर है, केरला में है। और आपका अट्टुकल भगवती मंदिर भी कहाँ पर है, केरला में। आपने ये ऐसे नाम पहली बार सुन रहे होंगे सर, वडकुनाथ, अट्टुकल भगवती मंदिर, वडकुनाथ मंदिर, सबरीमाला मंदिर, पद्मनाथ मंदिर, सब हमने तो पहली बार सुने हैं। कर्नाटका के भी सुन लो भाई, बड़े अजीब है दक्षिण भारत के मंदिर, और आज मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ध्यान से सुन लो। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे, कर्नाटक में, भगवान शिव का मंदिर है। चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा जो है विरूपाक्ष मंदिर को बनाया गया था। विट्ठल मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा देव द्वितीय के द्वारा बनाया गया था विट्ठल मंदिर। आपका विरूपाक्ष मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हजारा राम मंदिर, तो इस तीनों के दिनों मंदिर जो है वो कहाँ पर है। और होयसल मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पर है भाई, कर्नाटका में है। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्शन और रह गया तमिलनाडु। क्या तमिलनाडु के भी कोई मंदिर आप बताने जा रहे हो? तो जी हाँ, सुन लीजिएगा, तमिलनाडु के भी कुछ मंदिर आपको बता दिए जाए। तमिलनाडु में आपका मीनाक्षी मंदिर, जो कि पांडव शासकों के द्वारा इसको बनाया गया था, मीनाक्षी मंदिर को। बृहदेश्वर मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है।
आपका महाबलीपुरम के मंदिर ये भी जो है यहीं पर है, इस बात को आपने याद रखना है। आपका गंगकोंड चोलपुरम मंदिर ये भी यहीं पर है। रंगनाथ स्वामी मंदिर ये भी तमिलनाडु में ही है। तो ये सारे मंदिर दक्षिण भारत के हैं। बहुत अजीब अजीब इनके नाम हैं, लेकिन इनको आपको याद रखना। जो इनको ध्यान से सुनेगा ना, वही भैया उसकी ही बात बनेगी। तो इस प्रकार के मंदिर भारत की जो ऑप्शन में जो 4 राज्य दक्षिण भारत के दिए थे, देखो उत्तर भारत के मंदिर आप बता देंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन से है, हिमाचल प्रदेश में कौन से, उत्तराखंड में कौन से, क्योंकि उत्तर भारत में जो है वो मंदिरों की बहुत ज़्यादा यात्रा होती है, बहुत ज़्यादा उत्तर भारत में जो है, ऐसा नहीं कि दक्षिण में नहीं होती, लेकिन उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा इनको माना जाता है। तभी यहाँ पर जो उत्तर भारत में जो है वो क्या है, आपको पता है उत्तर भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कालीबंगन है वो राजस्थान में है, आपको याद रखना है राजस्थान में है। अब कभी कभार क्वेश्चन आता है कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगन का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है भाई, काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ये राजस्थान में है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो खोज हुई थी, जो कालीबंगन की जो खोज हुई थी वो 1961 में हुई थी। 1961 में इसकी जो खोज है वो बीबी लाल और इनके साथ बी के थापड़, दोनों नाम याद रखना है। क्या क्या नाम मैंने आपको बोला, इसकी जो खोज की थी वो बीबी लाल साहब और बी के थापड़ साहब, तो दोनों नाम याद रखने, बी से ही आता है। पंजाब ऑप्शन में दिया है, पंजाब में जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो है रोपड़, और रोपड़ की खोज जो हुई थी वो 1953 में हुई थी। रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के किनारे है, इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। और ये वर्तमान में जो है जो ये रोपड़ है ये रूपनगर जिले पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। भाई कालीबंगन भी किस नदी के किनारे स्थित है आपको पता होना चाहिए। तो कालीबंगन घग्गर नदी, कौन सी नदी, घग्गर। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में तो बहुत सारी साइट्स है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की। गुजरात में जैसे कि आपका धोलावीरा है, धोलावीरा जो है वो गुजरात में है, और इसकी जो खोज है वो रविंद्र बिष्ट के द्वारा की गई थी। उसी प्रकार आपने सुना होगा सूर्यकोटदा, सूर्यकोटदा जहाँ पर घोड़े के अवशेष मिलते हैं, सूर्यकोटदा भी कहाँ पे है, गुजरात में है। और जगपति जोशी के द्वारा इसको जो है इसका जो है खोज की गई थी, इस बात को भी आपने याद रखना है। यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ बहुत मेन है जो कि मिले थे, घोड़े के अवशेष आप बोल सकते हो। और कलश चवधान यहाँ से मिला था। गुजरात में ही लोथल है, लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का स्थल माना जाता है। लोथल जो गुजरात में है, लोथल ये किस नदी के किनारे है, तो लोथल भाई जो है वो भोगवा नदी, कौन सी नदी है, भोगवा, याद रखना है। मैं बहुत डिटेल से करा रहा हूँ आपको, और ये जो है आपको बहुत काम आने वाला है कमीशन के पेपर में। और अगर आप टेट की भी तैयारी कोई आपका मित्रगण कर रहा है तो उनको बोलो एडमिशन स्टार्ट हो गई है भाई, जेबीटी टेट और टीजीटी आर्ट्स टेट की, तो जल्दी से जल्दी आप उनको इस बैच में भी एनरोल करवा दें, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। उसी प्रकार आपका मैं बात करता हूँ, कुछ अन्य भी है, लेकिन कुछ अन्यों की बात करने से पहले हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में हमने बहुत देख लिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा की खोजकर्ता कौन है। इसीलिए मैंने हड़प्पा के बारे में पूरा नहीं करवाया, आपको इस क्वेश्चन के लिए भी छोड़ा था। तो हड़प्पा की खोज करता है भाई राय बहादुर दयाराम साहनी। यहाँ पर दयाराम साहनी ऑप्शन में दिया है, लेकिन आपको नाम पूरा पता होना चाहिए, राय बहादुर दयाराम साहनी जी है। इन्होंने जो हड़प्पा की खोज की थी वो 1921 में की थी। 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, इस बात को आपने याद रखना है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, किस नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, इस बात को भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में रंगनाथ राव दिया है। क्या आप जानते हैं कि रंगनाथ राव के द्वारा किसकी खोज की गई थी? इनके द्वारा शायद लोथल शहर जो है इसकी शायद खोज की गई थी, इनको एस आर राव के नाम से भी जाना जाता है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो पंजाब का जो रोपड़ शहर है ना, वो रोपड़ जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है उसकी खोज की गई थी इनके द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार मोहनजोदाड़ो आपको पता होना चाहिए, मोहनजोदाड़ो की जो खोज है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। मोहनजोदाड़ो जो है वो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो भारत के ऐसे 3 राज्य जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन सी राज्य आपको ये भी मैं बता देता हूँ। तो नागालैंड, आपका मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम भारत के ऐसे 3 राज्य हैं जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज को सबसे पहले जो है वो राजस्थान में 1959 में जो है लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले में, इस बात को भी आपको याद रखना है। और पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत जो है वो ऐड किया गया था पंचायती राज को भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायती राज की बात करता है। पंचायती राज जो 3 लेवल होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद।
ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।